नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी बच्चे जिन लोगों ने उत्तराखंड भरा था वो अब एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे होंगे और बाकी बच्चे बेसब्री से यूपी के जुडिशरी और यूपी के एपीओ की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल चालू रखिए, वरना जैसे दिल्ली में आया तुरंत वैकेंसीज आई और तुरंत ही आपको देना है एग्जाम। ऐसी स्थिति यूपी में ना हो, इसके लिए आप लोग अपनी पढ़ाई डेली सिलेबस टाइम टेबल जैसे मैंने बताया था, जैसे आपको इनिशिएट किया था वैसे ही आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी एक आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए अनअकैडमी पे फ्री आपके लिए लाइव क्लासेस शाम को 6 बजे मैं इंडियन पीनल कोड की ले रहा हूं, आईपीसी की, जिससे कि आपको एक इंसाइट आईपीसी पे मिलता रहे। इधर ट्यूसडे को हम लोग एविडेंस एक्ट भी ले रहे हैं और इसी के साथ हम लोग एपीओ और पीसीएस जे के लिए भी और सैटरडे को हम लोग एक टीपीए भी ले रहे हैं। तो कुल मिला जुला के कोशिश मैं कर रहा हूं कि जितने एक्ट्स आप लोगों के साथ में कवर कर सकूं, बाकी तो देखते हैं कितनी जल्दी क्या क्या हो पाएगा। चलिए, आज हम लोगों का जो सेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का है और इंडियन एविडेंस एक्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हम लोगों ने पिछली जो 3-4-5 वीडियोस हमारी हैं एविडेंस एक्ट पे जो डाली गई हैं, उसमें हमने एक पूरा आपको कनेक्ट किया था पूरे एक्ट के साथ में। तो वो उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो हम लोग अब शुरू करते हैं सेक्शन 678। आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में। मेरा कोड SLAW10 आप इस्तेमाल करके जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये नाउ और नेवर ऑफर है और ये मात्र सिर्फ 2 दिन के लिए आपके लिए है। अगर आप अनअकैडमी इन 8 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे। अगर आप 1.5 साल यानी 18 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब ऐसे में आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, एक्स्ट्रा प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 2 वर्ष का यानी 24 मंथ का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो ऐसे में आपको 4 मंथ यानी 28 मंथ तक आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप लोग मेरा कोड SLAW10 इस्तेमाल करके 10% आप लाभ भी ले सकते हैं, प्लस ये एक्सटेंडेड टाइम का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और ये ऑफर 8 मार्च से लेके 10 मार्च तक है, इसलिए अगर ये ऑफर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस ऑफर को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरा कोड इस्तेमाल करके 10% लाभ भी पाइए। तो अब देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सेक्शन 5 पढ़ा था, सेक्शन 5 क्या बोलता है। आज हम लोगों को रेलिवेंट फैक्ट्स पढ़ना है, चैप्टर 2। तो उसकी शुरुआत हम लोग सेक्शन 5 से ही करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6, रेस जेस्टे भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 5 जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 5 में क्या कहा गया था कि सेक्शन 5 में यही बोला गया था कि एविडेंस, साक्ष्य आप किन चीजों का दे सकते हैं। तो उसमें बोला था केवल 2 ही चीजों का आप साक्ष्य दे सकते हैं। एक तो विवाद्यक तथ्य जिसको फैक्ट इन इश्यू बोला जाता है और दूसरा सुसंगत तथ्य जिनको रेलिवेंट फैक्ट्स बोला जाता है। केवल आप इन्हीं 2 का एविडेंस दे सकते हैं और इसके अलावा किसी का नहीं, नन अदर। ठीक है, तो केवल फैक्ट इन इश्यू, विवाद्यक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट का। अब देखिए हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन 6। अब देखिए सेक्शन 6 को इस तरीके से आप समझिए कि सेक्शन 5 इज जनरल रूल, सामान्य नियम है ये सेक्शन 5। ये क्या बोल रहा है कि केवल आप इन चीजों का एविडेंस देंगे। लेकिन सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, ये सेक्शन 6 2 रोल प्ले करता है। एक तो ये धारा 5 का विस्तार है, एक तो इसको आप कह सकते हैं इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 5, पहली चीज। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हैं।
अपवाद भी कह सकते हैं, या तो इसको विस्तार कह सकते हैं और या तो अपवाद कह सकते हैं। दोनों चीज आप बोल सकते हैं। किसका? सेक्शन 5 का, धारा 5 का। तो धारा 5 के दोनों पार्ट पे, विस्तार पे और अपवाद पे, हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए धारा 5 ने क्या बोला, सेक्शन 5 ने, कि केवल इन्हीं का आप फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस देंगे। अब यहां पर जो सेक्शन 6 की अगर आप रीडिंग करेंगे, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट और की थी, प्लीज आप अपने बेयरएक्स, जब भी आप मेरी क्लास करिए, बेयरएक्स अपने जरूर खोल लीजिए। तो सेक्शन 6 को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 6 में जो डेफिनेशन दी गई है और जो बताया गया है वो उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया है जो कि इशू में नहीं है। पहली चीज क्या? फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, विवाद्य तथ्य, वो विवाद्य तथ्य जो कि वो तथ्य जो कि इशू में नहीं है। फैक्ट नॉट इन इशू, वो तथ्य जो इशू में नहीं है, यानी कि फैक्ट इन इशू नहीं हुए। अब यहां पे है कि फैक्ट इन इशू का ही केवल एविडेंस देना है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, सीधे ही बोल दिया फैक्ट नॉट इन इशू बट, ठीक है, बट क्या है ये? कनेक्टेड विद पार्ट, कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, सेम ट्रांजैक्शन के रूप में। इस प्रकार से वो कनेक्टेड है जैसे कि सेम ट्रांजैक्शन हो, एक ही समव्यवहार हो। तो पहली चीज तो हमको मिली है कि फैक्ट नॉट इन इशू, ये वो फैक्ट्स हैं जो कि इशू में नहीं है, यानी कि विवाद्य तथ्य नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से कनेक्टेड है विवाद्य तथ्यों के साथ में, फैक्ट इन इशू के साथ में इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। मतलब कोई एक अपराध हुआ, उसी के साथ में अटैच जितनी भी चीजें हुई, सेम ट्रांजैक्शन में, सेम व्यवहार में, किसी ने मारा और मारने के बाद भागने लगा, चिल्लाने लगा, तो वो उसी से कनेक्टेड चीजें हो गई। तो यही है रेस जेस्टे। तो इसी को हम लोग शुरू करते हैं, रेस जेस्टे को। अब देखिए रेस जेस्टे में क्या चीज इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें चाहिए रेस जेस्टे के लिए। तो पहली चीज तो देखिए, सबसे पहली चीज जो सेक्शन 6 के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सेक्शन 6 के लिए पहली चीज हम देख रहे हैं, पहली चीज आवश्यक क्या है? कम से कम 2 तथ्य होने चाहिए। देयर मस्ट बी 2 फैक्ट्स, देयर मस्ट बी 2 फैक्ट्स, ठीक है, 2 फैक्ट होने चाहिए। उन दोनों में से एक फैक्ट, 1 फैक्ट मस्ट बी फैक्ट इन इशू, एक तथ्य उसमें से क्या होना चाहिए? विवाद्य तथ्य होना चाहिए। और दूसरा तथ्य क्या होना चाहिए? जो दूसरा तथ्य है, सेकंड फैक्ट या सेकंड या और भी जो भी उसके बाद के फैक्ट है, एक आवश्यक है कि एक तथ्य क्या हो? कम से कम विवाद्य तथ्य होना चाहिए। और दूसरा तथ्य कैसा होना चाहिए? फैक्ट इन इशू ना हो। सेकंड फैक्ट मस्ट नॉट बी फैक्ट इन इशू, दूसरा जो तथ्य है वो विवाद्य तथ्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु चौथी चीज क्या आवश्यक है? पहली चीज तो 2 तथ्य होने चाहिए, एक तथ्य विवाद्य तथ्य होना चाहिए और दूसरा तथ्य विवाद्य तथ्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विवाद्य तथ्य नहीं है वो विवाद्य तथ्य के साथ में, मतलब द फैक्ट विच इज नॉट इन इशू मस्ट बी कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, इस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए जिससे कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार का हिस्सा बने। कनेक्टेड टू फर्स्ट फैक्ट as to form part of same transaction, लगे कि एक ही समव्यवहार का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेस जेस्टे को समझिए। अब रेस जेस्टे एक्सटेंशन कैसे है और अपवाद कैसे है, ये चीज और देखिए, क्योंकि सेक्शन 5 ने कहा कि केवल इनका देना है, लेकिन उसी को एक्सटेंड कर रहा है।
सेक्शन 6 क्या कर रहा है, अगर विस्तार की बात करिए तो इसी सेक्शन 5 के रूल का विस्तारित कर रहा है। क्या विस्तार कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यहां पे फैक्ट इन इशू के साथ में अगर कोई रेलिवेंट फैक्ट, कोई दूसरा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, वो अगर ऐसे कनेक्टेड हो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट लगे, तो फिर ऐसे में उसको जो है रेस जेस्टे कहा जाएगा। तो उसका कनेक्शन, उसका विस्तार हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखिए सेकंड जो एक्सेप्शन की मैंने बात की, अपवाद की बात इसलिए मैंने की क्योंकि अपवाद में आप देखिए कि फैक्ट इन इशू तो नहीं है, जो सेकंड फैक्ट है वो फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन जो फैक्ट इन इशू के साथ में वो इस कदर कनेक्टेड है कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सेक्शन 6 को इसीलिए मैंने कहा या तो सेक्शन 5 का आप विस्तार बोल सकते हैं या उसको सेक्शन 5 का अपवाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट चीज बात करते हैं रिगार्डिंग द यूटिलिटी, तो अगर हम यूटिलिटी देखते हैं कि रेस जेस्टे की यूटिलिटी क्या है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, विच वॉज ओ लियरी वर्सेस रेजिना। ओ लियरी वर्सेस, इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि ये जो रेस जेस्टे है ये करता क्या है, ये कोर्ट को सक्षम बनाता है कि वो ट्रांजैक्शन जो उसी व्यवहार में, उसी समव्यवहार में, उसी एक कार्य में जो हो रहा है, जो एक्ट हुआ है, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर सके, कलेक्ट कर सके, है ना, और उसी को कंसीडर कर सके, सारे जो फैक्ट्स है उसी बेसिस पे कंसीडर कर सके। अब अगली चीज हम लोग देखें अगर, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे, मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे, इसका तात्पर्य क्या है। तो अगर रेस जेस्टे का आप तात्पर्य देखें तो यहां पे सीधे सीधे आप इस तरीके से समझ लीजिए, ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड, रेस जेस्टे का मीनिंग है कि ये एक पहली चीज तो जान लीजिए लैटिन शब्द है ये, इट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स हैं, जो उन सराउंडेड हैं फैक्ट इन इशू से, वो फैक्ट्स जो कि किससे सराउंडेड हैं, चारों तरफ फैक्ट इन इशू से, फैक्ट इन इशू से सराउंडेड है। और किस तरीके से सराउंडेड है, इस तरीके से सराउंडेड है कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार का हिस्सा लग रहे हैं, दे आर एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस क्रिस्टी का, आर वर्सेस क्रिस्टी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी केस को फॉलो अप किया गया था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट केस हैं रेस जेस्टे पर, और भी अगर आप देखें तो। अब देखिए रेस जेस्टे को और थोड़ा सा अगर हम लोग विस्तृत करते हैं तो इसको, जो यहां पे मीनिंग हमने देख लिया कि सराउंडेड बाय वो फैक्ट, वो तथ्य जो कि फैक्ट इन इश्यू से सराउंडेड है, पहली चीज, और इस तरीके से सराउंडेड है कि वो एक ही समव्यवहार का हिस्सा लग रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रेस जेस्टे हम लोग किस प्रकार से साबित करेंगे या कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए कि रेस जेस्टे को हम लोग कुछ अलग पार्ट्स में देखते हैं। इसमें देखिए रेस जेस्टे मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज जो कि की गई हो, विच हैज बीन डन। पहली चीज कोई एक्ट, डन कैसे होगा, थ्रू एन एक्ट, किसी कार्य के ही द्वारा, कोई चीज जो कि की गई हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या, रिटन हो, लिखी गई हो, और सेड, कही गई हो। तीन चीजों में हम रेस जेस्टे देख सकते हैं। पहली चीज क्या, जो समव्यवहार किस प्रकार का हो, जो किया गया हो,
एक्ट कुछ हो, दूसरी चीज या तो कहा गया हो या तो कहीं या तो लिखा गया हो, इतनी चीजें। अब देखिए कब हम फिजिकल एक्ट को रेस जेस्टे मानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो यही फिजिकल एक्ट। अब ये जो एक्ट है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। फिजिकल एक्ट कब रेस जेस्टे होगा, कब रेस जेस्टे होगा, ठीक है। कौन से एक्ट रेस जेस्टे का ऑपरेट कर रहे हैं एज रेस जेस्टे। तो यहां पे आप देखिए सेक्शन 6 का जो इलस्ट्रेशन बी है, यहां पे ये एग्जाम्पल है कब जो है फिजिकल एक्ट रेस जेस्टे होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टेटमेंट के पार्ट पे देखिए कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा। स्टेटमेंट बाय whom एंड विच फॉर्म, विच फॉर्म, किस प्रकार से दिया जाएगा, किसके द्वारा। अब यहां पे स्टेटमेंट किसके किसके रेस जेस्टे बना सकते हैं, वो फैक्ट बना सकते हैं जो रेस जेस्टे का पार्ट हो। तो यहां पे विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसके स्टेटमेंट्स, साथ ही साथ अक्यूज्ड के स्टेटमेंट, पीड़ित व्यक्ति के स्टेटमेंट, अक्यूज्ड के स्टेटमेंट, और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा आप देखिए स्टेटमेंट किसके, एनी स्टेटमेंट रिटन और सेड, तो वो तीसरा किसका स्टेटमेंट होगा। आप इन दोनों के अलावा अगर आप देखेंगे तो बाय द स्टैंड बायर्स, जो वहां पे खड़े होंगे, स्टैंड बाय कर रहे होंगे, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, ये समझ लीजिए कि जो वहां पे लोग खड़े होंगे जो उस एक्ट को देख रहे होंगे, ठीक है, उनके भी स्टेटमेंट क्या होंगे, विल फॉर्म सेक्शन 6 रेस जेस्टे के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो किस फॉर्म में होना है, कैसे होना है, ये पूरा हम लोग समझ सकते हैं, और सेक्शन 6 को हम लोग रेस जेस्टे को इसी संव्यवहार में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 6, जब कि हमने देखा कि फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट का ये एक तरीके से अपवाद है। अब देखिए अगर आप सेक्शन 7 देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 कुछ चीजों को बता रहा है। क्या बोल रहा है सेक्शन 7, आप लोग अपना पैराग्राफ खोल के देख लीजिए। सेक्शन 7 जो बोल रहा है वो किसकी बात कर रहा है, ओकेशन, कॉज, इफेक्ट, सीधे सीधे ओकेशन, कॉज, इफेक्ट, और साथ ही साथ किसकी बात कर रहा है, स्टेट ऑफ थिंग्स, और अपॉर्चुनिटी, अवसर, ठीक है। इतनी चीजों की बात सेक्शन 7 कर रहा है। अब यही बोल रहा है कि फैक्ट्स वो तथ्य जो कि ओकेशन दे रहे हैं, कॉज दे रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब क्या, जो कि कोई किसी प्रकार की परिस्थिति दे रहे हैं, उसी के साथ में कॉज हेतुक दे रहे हैं, और इफेक्ट उसका परिणाम जो दे रहे हैं, ठीक है। किसके, किससे रिलेटेड, ऑफ फैक्ट इन इश्यू, जो विवाद्य तथ्य है उसी का ओकेशन, कॉज, इफेक्ट, हेतु, परिणाम, ठीक है, इसकी बात कर रहा है सेक्शन 7। अब जैसा कि आप जानते हैं कॉज जो है इसी से मोटिव डेवलप होता है, और मोटिव ही इंटेंशन को डेवलप करता है, ठीक है। कॉज, मोटिव एंड इंटेंशन, यानी कि हेतु को लेकर के आता है, और हेतु से ही आशय, इंटेंशन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 7 है यही इस चीज को
की बात कर रहा है। तो अगर आप देखिए कॉज को, सबसे पहले अगर हम कॉज को देख ले तो कॉज में जो पहला है कि कारण क्या, वाई एक्ट हैज बीन कमिटेड, वाई द एक्ट वॉज कमिटेड, कोई कार्य क्यों किया गया था, वाई द एक्ट इज कमिटेड। तो यहां पे अगर आप सेक्शन 7 का पहला दृष्टांत, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि कॉज डेवलप करने का कारण क्या था। उसके पास में पैसे थे, वो मार्केट में गया या फेयर में गया, किसी मेले में गया और वहां पे उसने पैसे दिखाए, ये हो गया कॉज, वो कारण था, एक्ट कमिट होने का वो कारण था। क्योंकि नो कॉज, नो कॉज, कोई हेतुक नहीं होगा तो नो इवेंट, अगर हेतुक ही नहीं होगा तो कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है। तो नो कॉज नो इवेंट। और इसी तरीके से अगर आप देखिए सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 दोनों का पहला इलस्ट्रेशन, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, आप दोनों का पढ़ लीजिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि व्हाई द एक्ट वॉज कमिटेड, व्हाट प्रोवाइडेड द कॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ओकेशन। ओकेशन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहां पे ओकेशन हमेशा किसकी तरफ से आएगा, आइडिया ऑफ डूइंग द एक्ट कौन देता है, आइडिया ऑफ डूइंग द एक्ट, ये आइडिया ऑफ डूइंग द एक्ट ये कहां से आता है, कम्स फ्रॉम विक्टिम साइड, फ्रॉम विक्टिम साइड। जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसकी तरफ से ही ओकेशन आएगा, वही परिस्थिति देगा। अब इसी को आप इलस्ट्रेशन को, आप उन्हीं इलस्ट्रेशंस को आप देख लीजिए, आपको अपने आप पता चलता जाएगा। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिचर्डसन का। ओकेशन, लड़की अकेले घर में थी और रिचर्डसन को यह बात पता चल गई, ठीक है, उसका परिवार कहीं गया हुआ था, तो उसने ओकेशन दिया, उसने ऐसी स्थिति दी इस प्रकार की कि उसने रिचर्डसन ने जाकर के एक क्राइम कमिट किया। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के ओकेजन इज ऑलवेज फ्रॉम द विक्टिम साइड। ठीक है, इसी तरीके से ओकेजन हो गया, कॉज हो गया। अब परिणाम देखिए, अपॉर्चुनिटी देख लीजिए पहले, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ओकेजन के साथ ही आप अपॉर्चुनिटी भी पढ़ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सब लोगों ने केस पढ़ा होगा, पाखला नारायण स्वामी का केस। पाखला नारायण स्वामी का केस ये अपॉर्चुनिटी पर ही बेस्ड केस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टेट ऑफ थिंग्स की बात करें, स्टेट ऑफ थिंग्स, तो स्टेट ऑफ थिंग्स पे ये बैकग्राउंड देता है। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, गिव्स द बैकग्राउंड। जैसे आपको कोई बीमारी है, दूसरे को वो ज्ञात है, वो क्या कर रही है, आपका एक बैकग्राउंड बता रही है। या मान लीजिए आप सवेरे सवेरे टहलने जाते हैं, डेली आपका एक रूटीन है, तो वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड एक दे रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रतन वर्सेस रेजिमेंट, ये एक केस स्टेट ऑफ थिंग्स पर भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट ऑफ थिंग्स देखिएगा, स्टेट ऑफ थिंग्स कहां पे दिया गया है, सेक्शन 7 में। आप इसी के साथ में एक सेक्शन और भी रिफर कर सकते हैं, सेक्शन 14। देखिए सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, ओपन करिए अपनी सेक्शन 14 अपने बेयर एक्ट में, स्टेट ऑफ माइंड। यहां पे सेक्शन 7 में क्या दिया है, स्टेट ऑफ थिंग्स, और सेक्शन 14 में दिया हुआ है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड की बात सेक्शन 14 में हो रही है। ठीक है, और यहां पे पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, तो इस पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इसको देखने के बाद में हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, सेक्शन 8। क्योंकि हमारे पास में YouTube के वीडियोस के लिए लिमिटेड स्पेस रहेगा, लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग
कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं प्रेफर करता हूं कि 20 मिनट से 30 मिनट्स की ही वीडियो रहे ज्यादा से ज्यादा, तो उसी टाइम फ्रेम में हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो सेक्शन 8 में, अब सेक्शन 8 में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मोटिव। मोटिव आपको मिलेगा। मोटिव क्या हो गया? हेतु। हमने अभी पीछे पढ़ा कॉज जो हेतुक था, और यहां पे ये हेतु मोटिव की बात आ गई, और मोटिव के साथ ही प्रेपरेशन। मोटिव, प्रेपरेशन एंड कंडक्ट की बात कर रहा है सेक्शन 8, जो आपका आचरण है। हेतु, तैयारी और साथ ही आचरण का बात कर। अब आचरण देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक तो पूर्व आचरण यानी कि प्रीसिडेंट, कंडक्ट प्रीसिडेंट, और दूसरा पश्चातवर्ती, कंडक्ट सब्सिक्वेंट। मतलब कोई कार्य के पूर्व किया गया कंडक्ट और कोई कार्य के बाद में किया गया कंडक्ट, वो दोनों भी कब रेलिवेंट होते हैं वही सेक्शन 8 बता रहा है। अब देखिए यहां पे आप देखिए मोटिव की अगर आप बात करें तो मोटिव में एक चीज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिविल और क्रिमिनल में दोनों जगह क्या एप्लीकेशन है मोटिव का। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सिविल लॉ में टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात आती है, अपकृत्यात्मक दायित्व की बात आती है, टॉर्शियस लाइबिलिटी। तो टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात जो आती है ये किस पे डिपेंड करता है? ये केवल और केवल एक्टस रियस पे डिपेंड करता है, एक्टस रियस पे, यानी इलीगल एक्ट पे, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट पे ही डिपेंडेड है ये टॉर्शियस लाइबिलिटी। तो यहां पे मोटिव का बहुत प्रश्न नहीं है। और अगर आप टॉर्शियस लाइबिलिटी पे जाएं तो बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, आपको टॉर्ट में जो पढ़ने को मिलता है, शायद सबको ही मालूम होगा वो केस कौन सा है। आप लोग उसको सब लोगों ने जितना भी टॉर्शियस उस पे पढ़ा होगा अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मेयर ऑफ बेडफोर्ड, मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का केस आपने पढ़ा होगा। और इसी को हाउस ऑफ लॉर्ड ने फिर अप्रूव किया था एलन वर्सेस फ्लड के मामले में, ठीक है। तो मोटिव इज नॉट रेलिवेंट ओवर इन द सिविल केसेस, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग क्रिमिनल केसेस पे। तो क्रिमिनल केस में अगर हम मोटिव को डिस्कस करें तो मोटिव, एक चीज दो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं कि मोटिव किस पार्ट पे रेलिवेंट होता है। अब मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के पार्ट पे मोटिव का यहां पे एविडेंस रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपना सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 8, उसको अपने कॉपी में खोल लीजिए, तो रेलिवेंसी एक क्रिमिनल लॉ में अगर उसकी रेलिवेंसी देखते हैं हम लोग तो उसमें आप देखेंगे कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस मोटिव इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मोटिव जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम आप लोगों ने पढ़े होंगे, मेरे आईपीसी वाली क्लासेस में अवेलेबल हैं, उसको आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं, सब लोगों के लिए फ्री है वो। तो अगर वहां पे आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट यहां पे कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटिव? तो दो कंडीशंस हैं जब मोटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। पहला क्या? पहला तो तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है अगर कोई भी आई विटनेस या कोई डायरेक्ट एविडेंस कह लीजिए आप, सीधा कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है।
अब डायरेक्ट अगर एविडेंस नहीं है तो फिर किस पे बेस्ड हो जाएगा एविडेंस? फिर सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड हो जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर किस पे बेस्ड हो जाएगा साक्ष्य? सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल। और जब केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे आ जाता है, आपको प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को अपराध साबित करना है थ्रू द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ऐसे में प्रोसिक्यूशन मदद लेती है मोटिव का। और यहां पे आप देख लीजिए, एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर, और आगे चलकर अभी हम लोग देखेंगे वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केस है मटरू का केस, मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या है, एब्सकॉन्डिंग पर ये केस है, भाग गया, कोई अपराध हुआ और भाग गया। तो ऐसे में गिल्टी का पार्ट एब्सकॉन्डिंग है या नहीं। अभी सर्कमस्टांस की बात आ गई, भाई उसने अपराध किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये कि वो अपराध हुआ उसके बाद में वो भाग गया। अब आगे अगर हम लोग सेक्शन 9 में देखेंगे, यही रिबटिंग फैक्ट के रूप में भी यही आ जाएगा, सपोर्टिंग फैक्ट के भी रूप में भी आएगा, रिबटिंग के भी आएगा। तो वहां पे अभी हम इसी को साथ में कनेक्ट भी कर देंगे सेक्शन 9 के साथ में। तो देखिए यहां पे मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये जो मोटिव है ये कब सिग्निफिकेंस लूज कर जाता है? तो हमने देख लिया दो केसेस में मोटिव जो है अपना सिग्निफिकेंस लूज कर देगा। पहला तो अगर जो डायरेक्ट एविडेंस वो कैसा है, रिलायबल हो, अगर रिलायबल एविडेंस है और क्रेडिबल एविडेंस है, रिलायबल है और क्रेडिबल है, उसको क्रेडिट मतलब उसकी बात का मान रखा जा सकता है, रिलायबल है वो, तब तो जो है मोटिव रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन अगर आई विटनेस या डायरेक्ट एविडेंस रिलायबल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, तब मोटिव का रोल प्ले हो जाएगा। तो इतना हम लोगों को समझना है कि मोटिव कब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, जहां पर कि केस सर्कमस्टांसेस पर बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हो गया, सेकंड इज मोटिव के बाद यहां पे प्रेपरेशन। तो हम लोग जानते हैं प्रिपरेशन के स्टेज पर अपराध पनिशेबल नहीं है। केवल दो कंडीशंस ऐसी हैं जब प्रिपरेशन के स्टेज पर कोई अपराध दंडनीय है। एक तो है सेक्शन 122 आईपीसी, जबकि आप भारत के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध म्यूटिनी या कुछ उसके अगेंस्ट में आप काम करना चाहते हैं। तो एक तो सेक्शन 122 वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे सेक्शन 399 में प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लेवल पे यही दो अपराध हैं जहां पे प्रिपरेशन के लेवल पर अपराध वो माना जाएगा। अब देखिए इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड और करते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है ये भी जैसे हम लोगों ने मोटिव में देखा, तो इनिशियली अगर शुरुआत में देखा जाए, इनिशियली इट इज नॉट रेलिवेंट, शुरू में ये सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत होता है? जब क्राइम कमिट हो जाता है। केवल दो मामले अगर छोड़ दिए जाए तो प्रिपरेशन, तैयारी के स्थिति में यह सुसंगत नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। कब रेलिवेंट होता है? आफ्टर क्राइम हैज बीन कमिटेड, जब अपराध कारित हो गया तब वही सुसंगत हो जाता है। तो जनरल रूल क्या है कि नॉर्मली इनिशियली इट इज नॉट रेलिवेंट और उसके बाद में आफ्टर क्राइम इट बिकम्स रेलिवेंट। तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, मोटिव देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, अब आते हैं हम लोग कंडक्ट पे। कंडक्ट देखते हैं हम लोग कि कंडक्ट जो है कब रेलिवेंट हो जाता है। तो यहां पे अगर आप
एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे कंडक्ट का, सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन, तो वहां पे दिया हुआ है स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का भाग नहीं होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कंडक्ट रेलिवेंट कब होगा, व्हेन कंडक्ट विल बी रेलिवेंट, कंडक्ट व्हेन रेलिवेंट। तो यहां पे आप देखिए दो मामले दिए हैं सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 अगर आप पढ़ेंगे तो दो मामले दिए हैं जब कंडक्ट जो आचरण है वो रेलिवेंट होगा, सुसंगत हो जाएगा। कब होगा? पहला, जब वो क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या तो वो फैक्ट इन इशू को प्रभावित कर रहा है पहली चीज, या फिर वो फैक्ट खुद इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या तो वो खुद प्रभावित हो रहा है किससे, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ में। तो कंडक्ट तभी रेलिवेंट होगा जब वो प्रभावित हो रहा है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, या प्रभावित कर रहा है, दोनों चीजें। अब देखिए, अगर आप जनरल रूल एक देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्या स्टेटमेंट, वेदर स्टेटमेंट आर कंडक्ट, क्या जो कहा गया वो कंडक्ट है, वो कंडक्ट के पार्ट पे आता है, आचरण के भाग में। तो यहां पे जनरल रूल तो यही है जो एक्सप्लेनेशन 1 में, स्पष्टीकरण 1 में दिया हुआ है सेक्शन 8 के, और वहां पे क्या कहा गया है कि इट इज स्टेटमेंट आर नॉट कंडक्ट, मतलब जो भी कहा गया वो आचरण का हिस्सा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ दो एक्सेप्शन, दो अपवाद भी दे दिए हैं, और वो दो अपवाद कहां पे दिए गए, एक तो अपवाद दिया गया एक्सप्लेनेशन 1 में, और दूसरा अपवाद दिया गया एक्सप्लेनेशन 2 में। तो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या कहा गया, जब कोई स्टेटमेंट कंडक्ट के साथ में ही आ रहा हो, जब कोई स्टेटमेंट कब दिया जा रहा हो, कंडक्ट के साथ, जैसे किसी ने मारा और मारने के बाद भागने लगा बोलते हुए कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। तो ऐसे में क्या है, ये बता रहा है कि जब स्टेटमेंट कब दिया गया हो, स्टेटमेंट इज अकम्पनीड, किसके साथ में हो, कंडक्ट की। जब आचरण के साथ में अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो पहला एक्सेप्शन हो गया, तब स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कंडक्ट, तब स्टेटमेंट को कंडक्ट का ही हिस्सा माना जाएगा। और दूसरा देखिए, सेकंड एक्सप्लेनेशन में दिया गया, और वहां पे क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट, इफ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, अगर किसी व्यक्ति का कंडक्ट जो आचरण है वो रेलिवेंट है, तब ऐसे सिचुएशन में कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, जो कि उसको कहा गया हो, साथ ही साथ मेड इन प्रेजेंस ऑफ हिम, उसके द्वारा जो कहा गया उसको, वो, और साथ ही साथ उसको उसके प्रेजेंस में उसने जो सुना वो चीज। दूसरी चीज जो कि क्या कर रहा है वो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को, उसके आचरण को प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट द कंडक्ट। वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये भी कंडक्ट माना जाएगा। तो ये दो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 इस चीज को बताते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम का स्टेटमेंट कब कंडक्ट माना जाएगा, ये तो स्टेटमेंट हमने जनरल देख लिया। अब व्हेन स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, इसको आप लोगों ने यहां पे कर लेते हैं, व्हेन स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, जो पीड़ित है उसका स्टेटमेंट, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कब जो है कंडक्ट माना जाएगा। तो यहां पे देखिए 3 तरीके से विक्टिम स्टेटमेंट दे सकता है।
कब दे सकता है? मेड बिफोर और एट टाइम ऑफ कंडक्ट, और एट बिफोर, एट टाइम और आफ्टर कंडक्ट। या तो स्टेटमेंट कब कहा जाएगा? जब मेड आफ्टर कंडक्ट, आफ्टर द कंडक्ट, कंडक्ट के बाद में कोई कार्य होता है, मेड आफ्टर द क्राइम, कोई अपराध होता है उसके तुरंत बाद, अगर उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट किस फॉर्म में आता है? कोई भी अपराध होता है, जो विक्टिम होता है सबसे पहले क्या करता है? वो जाके कंप्लेंट करता है, ठीक है, पुलिस को कंप्लेंट करता है वो। तो हमारा जो सेक्शन 8 है वो विक्टिम, कब स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज कंडक्ट, कब विक्टिम के जो पीड़ित पक्ष है उसके दिए गए, उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कब कंडक्ट मान रहा है? जब वो कंप्लेंट के फॉर्म में कर रहा है। तो हमारा सेक्शन 8 इसी को रेलिवेंट कर रहा है, जब विक्टिम कंप्लेंट के फॉर्म में कर रहा है। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कंप्लेंट के फॉर्म में नहीं किया है तो भी वो रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन वो दूसरी जगह पर रेलिवेंट होगा। एक तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, सेक्शन 32 क्लॉज 1 को आप देखिए, वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, और या तो फिर सेक्शन 157 में कोरोबरेशन के रूप में, कोरोबरेट करने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। बट हमारा सेक्शन 8 जिससे कंसर्न है, अगर विक्टिम के स्टेटमेंट की बात, कब विक्टिम के स्टेटमेंट को कंडक्ट मानना है? तो जब वो कंप्लेंट करेगा। ये चीज आप देखिए इलस्ट्रेशन जे एंड इलस्ट्रेशन के, जो दृष्टांत जे और के में दिया गया है, इस चीज को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए यहां पे हम लोगों ने आज सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 तीनों की रेलिवेंसी देखी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अम्ब्रेला प्रोविजन जिसको कहा जाता है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, 12, 13, 14, जितना मैक्सिमम होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लासेस ऐसी चलती रहेंगी, और आप लोग अगर मेरी फ्री क्लासेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर हर रोज मैं शाम को 6 बजे आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा, आप वहां पे मेरी क्लास देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।